हेलो गाइस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू। एंड गाइस, आप लोगों के रेगुलर मैसेज आ रहे हैं और आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने देना चाहता हूँ। कुछ लोग इरिटेट हो रहे हैं, कुछ बहुत एनजाइटी हो रही है कि रेगुलर सर की वीडियोज़ नहीं आ पा रही है। क्या कारण है नहीं आ रही है, कैसा भी है। देखिए, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, शेड्यूल थोड़ा बिजी होता है। उस शेड्यूल से टाइम निकाल के मैं आपके लिए पूरी डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है अगर मेरी वीडियो में 1-2 दिन का गैप हो रहा है तो आपको वीडियो नहीं मिल रही। आपको दूसरे सर रेगुलरली आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। जैसे कि रवि चौधरी सर की आप इंडियन हिस्ट्रीज़ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करा दी है। रवि सर हमारे साथी है और डिपार्टमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में है। तो वो रेगुलरली आपको वीडियो देते रहेंगे इंडियन हिस्ट्री पे। वो अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। खैर, आज मैं बहुत ही स्पेशल सेशन आपके साथ आपके शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएसआई मूल विधि में बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जितने एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसने वाला है बच्चों, तो ध्यान रखना। जीएस का पोर्शन उसमें बड़ा आता है। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों से बड़ा सेंसेशन हो रहा है एनवायरनमेंट को लेकर। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। एनवायरमेंटल लॉ के बारे में हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉज देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के मुद्दे पे आते हैं और एनवायरनमेंट लॉ पे हम बात करते हैं। एनवायरनमेंट लॉ पे हम जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लॉज मैं आपको बता देता हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम वो पढ़ने वाले हैं। हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने वाले हैं जो 1986 का है। हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पढ़ने वाले 2002 का। फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ने वाले और इसके अलावा हम और भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ और उसमें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, एनवायरनमेंट की। जब एनवायरनमेंट की बात कर लेता हूँ तो हम सीधा मुद्दे पे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दे पे आएंगे। देखिए, एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिए बच्चों। आर्टिकल 48 एंड 48A। 48 में थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कहा गया है। 48A में डायरेक्टली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए कहा गया है। और 48A किसका पार्ट है? कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एक्सक्लूसिवली। यानी कि जो राज्य के मूल नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 48E में एनवायरनमेंट के बारे में कहा गया। इसके अलावा 51A आपको याद होगा। देखिए, 44वां संविधान संशोधन हुआ जिससे मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में और उन्हें स्थान दिया गया भाग 4 के 51A में। उसमें F में ये कह रखा है कि सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व होगा कि अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, उन्हें कंजर्व करें और उन्हें बढ़ावा दें। तो आर्टिकल, ये तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस आर्टिकल के बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट जो है ये किस लिस्ट का है, यानी कि कौन सी सरकार के अंतर्गत आता है। ये क्या ये केंद्र सरकार के अंदर आता है, क्या राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, या फिर ये लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो एनवायरनमेंट का मामला था, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, ये सीधा स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लिस्ट में आते थे। स्टेट लिस्ट किस में है? शेड्यूल 7 में जिक्र है 3 लिस्ट का, आपको याद होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिया कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी कि अब समवर्ती सूची में है ये विषय, पर्यावरण और जो हमारा पर्यावरण है और वाइल्ड लाइफ है, जैव विविधता जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा जो हमारा फॉरेस्ट है, वन है, वो किस में डाल दिए गए? कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिस पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शिक्षा विक्षा वगैरह ये 1-2 टॉपिक और डाले गए थे, अभी हम इसमें बात कर रहे हैं, इसलिए इसी से डील करेंगे। हम सीधा सा आते हैं, सबसे पहला एक्ट जो हमारा है, सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? हिंदी में अगर मैं आपको बोल दूं, देखिए, हिंदी में भी कुछ टर्म्स है, क्योंकि इंग्लिश में मैं थोड़ा फैमिलियर हूँ, हिंदी के कुछ टर्म्स मैं लिख लेता हूँ जिससे मैं फैमिलियर नहीं हूँ, तो आपकी सहूलियत के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। देखिए बच्चों, 1972 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें कहा गया है, देखिए, जो ह्यूमन है, ह्यूमन के सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो
ह्यूमन पे इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन उस पर इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए पहली बार प्रयास हुआ 1972 में। इस प्रयास के तहत भारत में भी इसमें पार्टी बना और भारत पहला, इम्पोर्टेंट है, पूरे विश्व में सबसे पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने इस तरह का कानून बनाया। वो कानून कौन सा था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बात समझ में आई बच्चों? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और इसी को आधार बनाकर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। वो आपको लिंक करना है वहाँ से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्ट किसने बनाया है? केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया है। केंद्र सरकार ने इसके संबंधित कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार इसे लागू भी करती है और राज्य सरकार के साथ मिलकर लागू करती है। बात समझे? लागू करने के थोड़ा सा आपको जस्ट बता देता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार ने इसमें बहुत सारे कानून बना दिए। उन कानून को लागू करने के लिए क्या होता है, आपको ग्राउंड लेवल पे जाना होता है। वहाँ पे 2 अधिकारी नियुक्त होते हैं। किस तरीके से? आपने सुना होगा IRS या IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यूनियन गवर्नमेंट के जो IAS का एग्ज़ाम होता है उसी से सेलेक्ट किए जाते हैं। तो उसमें से जो ऑफिसर्स जाते हैं वो इसमें बैठते हैं, वो यहाँ पे इस तरह के लॉ को लागू करते हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टर पोस्ट पे वो होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर वगैरह हायर पोस्ट पे जो होते हैं। अब इसके बाद इस ऐसी स्टेट गवर्नमेंट में जैसे PCS का फॉर्म भरते हो आप, उसमें AFO की वैकेंसी भी आती है, असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर। वो राज्य सरकार में एज ए PCS टाइप के होते हैं और वो रेंजर की पोस्ट पे, असिस्टेंट रेंजर या रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर, इस पोस्ट पे आके बैठते हैं और वो इस फील्ड में काम करते हैं। इस तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है तो दोनों सरकारें इसमें मिलकर काम करती है। अब मैं आपको बता दूं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोविज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें 6 शेड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल वाला। पूछे जा सकते हैं कितने शेड्यूल है? 6 शेड्यूल है बच्चों। इन शेड्यूल पे सब कुछ चलता है। देखिए, पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लेता हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है किसे प्रोटेक्ट करता है? क्या है वाइल्ड लाइफ में? वाइल्ड लाइफ में 2 चीज़ को फोकस रखना आपको, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा किससे रिलेटेड है? फ्लोरा है प्लांट से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि जो बॉटनी से संबंधित है। और जो फोना है, फ्लोरा और फोना, फोना रिलेटेड है एनिमल से, ठीक है। एनिमल या वाइल्ड लाइफ का जो पार्ट है, एनिमल्स हो गए और जितने भी जीव हो गए, है ना, ऑर्गेनिज्म हो गए, उनसे रिलेटेड ये है। तो उनको, यानी कि पौधों को और जीव जंतुओं को, सीधी सी बात है, पौधों और जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करना इसका काम है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? इसमें 5 शेड्यूल दे रखे हैं, 6 शेड्यूल है। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 शेड्यूल है। इन पहले 2 शेड्यूल में जो कैटेगरी बना रखी है जानवरों की, इनमें 1 से लेके 5 तक केवल जानवरों की ही कैटेगरी है और 6th, छठे वाले में प्लांट्स की कैटेगरी को अलग रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से शेड्यूल में एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को रखा गया है। तो 6th में, छठे शेड्यूल में, छठे अनुसूची में इस अधिनियम की वो रखा गया है पौधों को। इससे 5 जो है, बची हुई 5 जो है, इन 5 में सबसे पहला और दूसरा, इन्हें वरीयता के क्रम में इनके लिए कानून बनाए गए हैं। जिस जानवर को पहले शेड्यूल में रख दिया गया वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता, ना पाल सकता, ना पकड़ सकता। वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, राज्य की प्रॉपर्टी है और उसका राज्य को प्रोटेक्ट करना उसका संवैधानिक काम भी है और उसका धर्म भी है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है, ऐसे जानवरों को ना तो आप टच कर सकते, ना किसी तरीके से हर्ट कर सकते, ना उनका ट्रेड कर सकते। ऐसे जानवरों को 100% प्रोटेक्शन आती है। और इस तरह के जानवरों को अगर आप उन्हें ग्रीवियस हर्ट करते हो या व्यापार करते हो उनका या कैप्चर करते हो तो इसके लिए आपको सज़ा है, 5 साल की सज़ा इसमें है, ठीक है ना। और ये बड़ा सीवियर क्राइम होता है और इसमें 5 साल की सज़ा होती है और 1 लाख तक की पेनल्टी। और अगर आप उसके बाद भी कोई अपराध करते हो तो पर डे के हिसाब से 5,000 की पेनल्टी आपको लगती रहेगी रेगुलर। क्लियर है ना?